नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं उत्कृष्ट विद्यालय यानी एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल जो प्रवेश परीक्षा होती है, चयन परीक्षा, उसका हम 2020 का ये जो प्रश्न पत्र है इसका हम संपूर्ण हल लाए हैं। तो आप यदि मान लीजिए इन सभी जो हमारे प्रश्न पत्र हैं 5 वर्ष के, इनको यदि आप हल कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका जो सिलेक्शन है जो उत्कृष्ट विद्यालय या मॉडल स्कूल में निश्चित ही हो जाएगा। तो आप इन प्रश्न पत्रों के संपूर्ण हल यहाँ देखिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो प्रश्न पत्र दिया गया है, इस प्रश्न पत्र में तो सबसे पहले ये निर्देश दिए रहते हैं, तो हमें निर्देश ही पढ़ लेना है कि क्या क्या करना है इसमें। ठीक है, इसमें लिखा कि किसी प्रकार का कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन या किसी प्रकार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं जो लॉग टेबल होती है उनका उपयोग वर्जित है। तो ये सारे जो इसमें निर्देश दिए गए हैं, तो आप एक बार निर्देश को पढ़ लें। और यहाँ से देखिए हिंदी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रश्न दिए रहेंगे यहाँ से कि प्रश्न 1, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो बी, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, ठीक है ना। हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना, ठीक। तो ये सभी प्रश्नों के जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, सभी ऑब्जेक्टिव के हमने यहाँ पे सही निशान लगा दिए हैं। आप इनको एक बार जरूर पढ़ लीजिए। तो यहाँ देखते जाइए, ये हमारी हिंदी दी गई है इसमें। यहाँ पे प्रश्न 5 है, प्रश्न 6, 7, 8, इसके बाद देखिए प्रश्न 9 और प्रश्न 10 में है अनुराग का सही विलोम होता है विराग, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं? हम आस्तिक कहते हैं, ठीक। चलिए यहाँ से ये प्रश्न 11, प्रश्न 12 दिया गया है। इसको यदि आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं मात्र इन सभी प्रश्नों को, तो निश्चित ही जो प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 2020 के, इनमें से भी पूछा जाएगा। और जो आगे के हम प्रश्न पत्र लाएंगे उनमें से भी आप को दिखाते जाएंगे। तो आप सभी की तैयारी कर लीजिए। यहाँ देखिए प्रश्न 16 दिया गया है, यहाँ से इंग्लिश शुरू हो जाती है का द रिवर फॉलोज, यानी जो रिवर रहती है फॉलोज द ब्रिज लिखा है, तो ब्रिज की कहाँ से बहती है? नदी नीचे से, तो हम लिख देंगे अंडर, ठीक है ना। और यहाँ लिखा है इज द साइलेंट लेटर इन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में कौन सा शब्द साइलेंट है? तो इसमें एच नहीं बोला जाता है, तो यहाँ लिख देंगे हम एच, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ हमारी जो है यहाँ इंग्लिश शुरू हो जाती है, ठीक। यहाँ से तो यहाँ देखिए ये जो है इसका करेक्ट पॉजिटिव हमें देखना था, तो यहाँ पे हो जाता है योर क्लॉक कैन नॉट बी रिपेयर्ड। और इसका है सिमिलर मीनिंग, किसका बताना है हमें? ये प्रेसेसिव, प्रेसेसिव का होता है कंसर्व, ठीक है ना। तो ये हमें यहाँ पे इंग्लिश दी गई है। यहाँ से हमारी पूरे ये 15 प्रश्न दिए गए हैं, यानी 30 तक के। हुज दीज कैटल, तो यहाँ आ जाएगा आर दीज कैटल, क्योंकि यहाँ पे दीज है, दीज माने बहुवचन, बहुवचन में जो हमारी क्रिया होती है वो आर लग जाती है, ठीक है ना। गिव वेन टू सम, इसका होता है एक्सप्रेस। तो आप इनको यहाँ पे इसकी मीनिंग सहित इन सभी प्रश्नों के हमने टिक लगा दिए हैं ऑब्जेक्टिव में, जो कि सही है। आप इनको एक बार अच्छे से और ध्यान से इनको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी यहाँ पे इंग्लिश का 28वां प्रश्न। 29वां प्रश्न है, 29वें प्रश्न में देखिए टिक नहीं लगा है, मैं टिक लगा देता हूँ। तो यहाँ देखिए इसका उत्तर, तो इस 29वें में फेमिनाइन जेंडर पूछा गया था, तो इसका उत्तर डी वाला सही हो जाएगा। इसमें हो जाएगा गोज, ठीक है। द अपोजिट जेंडर ऑफ फॉक्स, फॉक्स का अपोजिट जेंडर हो जाता है विक्सेन, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप इनको सही लगा लीजिए। यहाँ देखिए 31वें प्रश्न से पर्यावरण शुरू हो जाती है। इसमें है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत पाया जाता है, तो 78% दिया है, तो हम 78 लगाएं, क्योंकि 78.8 ऐसा कुछ होता है। तो इसमें सिर्फ दशमलव नहीं दिया है, 78 दिया, तो 78 में निशान लगा दीजिए। विश्व पर्यावरण जो संरक्षण दिवस है कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो इसमें जो प्रश्न है के उत्तर जो हैं हमने सही सही ऑप्शन लगा दिए हैं। तो आप इनको एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए। यदि आप एक बार इनको पढ़ लेते हैं तो आपको परीक्षा में भी ध्यान रहेगा कि इसमें इसका जो ऑप्शन था वो क्या था सही, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये पर्यावरण दी गई है 37, 38, और इसके बाद देखिए 39, 40, और यहाँ से 41वां प्रश्न और हो जाता है ये 42वां प्रश्न। 41 और ये 42, ठीक है ना। तो 41, 42वां प्रश्न, और इसके बाद होते हैं 2 प्रश्न और दिए हैं 43, 44 और 45, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों के आपको जो उत्तर दिए गए हैं इन सभी को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ से देखें तो हम 45 के बाद हमारी यहाँ पे सामान्य ज्ञान शुरू हो जाता है। यहाँ से 46 से मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से भी किस देश को जाना जाता है? नॉर्वे को, ठीक है। और यहाँ पे देखें मध्य प्रदेश के राज्य
राजसीय पशु होता है उसका नाम क्या है? तो जो हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, राजकीय पशु का नाम बताना है हमें। तो इसका जो राजकीय पशु है, राजकीय पशु का हमें नाम बताना था, तो क्या है इसका? बारहसिंगा। ठीक है, यहाँ पे देखें हम 48 में दिया है कैप्टन रूप से हैं स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। हम लिख देंगे कि ये ग्वालियर में स्थित है। यहाँ से देखें 49वां प्रश्न, 50वां प्रश्न दिया है 51, और ये दिया गया है 52, 53। ठीक है ना, तो ये पूरे 60 तक जो हमें प्रश्न दिए गए हैं, यानी 15 प्रश्न हमारे किसके हैं? सामान्य ज्ञान के हैं। तो यहाँ देख लें हम इन सभी को। चंगन में हीरा की खदान किस जिले में पाई जाती है? ये तो सभी को मालूम ही होगा कि पन्ना जिले में पाई जाती है। और यहाँ देखिए ये जो प्रश्न भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, यहाँ पे पाई जाती है। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 के लिए किसको चुना गया था? महेश भट्ट को चुना गया था। ये आपको इनको ध्यान रखना है। यहाँ 57वां प्रश्न है। और इसके बाद देखें तो हम यहाँ पे देखिए ये 58वां प्रश्न और ये 59वां प्रश्न दिया गया है। थोड़े यहाँ पर आप अच्छे से देख लें इनको। निम्नलिखित में से अलग है जो है हमें बताना है कि कौन सा अलग है। तो जगुआर इसमें अलग है क्योंकि पृथ्वी, अग्नि, नाग ये सब पृथ्वी से संबंधित हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे हैं। और इसके बाद में यहाँ से 60 के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे 60 से 80 तक हमें ये विज्ञान दी गई है। तो हमें यहाँ पे इसको विज्ञान को देख लेना है। सीएनजी क्या है? सीएनजी एक संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। यहाँ से विज्ञान शुरू हो जाती है। प्रश्न है ये 62वां देखिए। 62 में दिया है कि पहली क्लोन भेड़ का क्या नाम था? तो इसको डॉली बोलते थे। ठीक है, और यहाँ देखें इसके बाद 63 पृथ्वी के कक्ष से सबसे पहला कृत्रिम सैटेलाइट कौन सा था? तो स्पुतनिक फर्स्ट। ठीक है ना, नंबर 1, इसको हमें लिखना है। इसी प्रकार से 63 के बाद 64वां प्रश्न, 65वां ये आप देखते जाइए। 65 के बाद देखें तो 66, 66 के बाद प्रश्न दिया गया है 67। ठीक है, यह 67 है। आंखों का रंगीन भाग कहलाता है परितारिका। सबसे अधिक लचीली धातु होती है सोना। ठीक, ये यहाँ पे 69वां प्रश्न दिया गया है। और ये दिया गया है 70, 71, आप इनको अच्छे से देख लीजिए। पोलियो का कारक है विषाणु, ये दिया गया है 72 में, 73 में, और ये 74 का। और ये प्रश्न 75, 76, 77 से लेकर के ये 78 और ये 79 और 80 हमारे इस प्रकार से ये सभी प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ठीक, 79 में काला सोना का वास्तव है, पेट्रोलियम है। और किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक के हमें प्रश्न दिए गए थे। अब देखेंगे हम यहाँ पे 81 प्रश्न से हमारी यहाँ पे गणित शुरू हो जाती है। तो गणित देखिए, तो यहाँ देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रश्न है 81 से पूरे 100 तक के ये गणित के प्रश्न दिए गए हैं। तो इन गणित के प्रश्नों को समझ लीजिए, हमें किस प्रकार से प्रश्न है इनको हल करना है। देखिए यहाँ पे ये हिंदी और ये इंग्लिश वेरिएशन दिया गया है। ये हिंदी वाले बच्चे इसको पढ़ते हैं और इंग्लिश वाले इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि एक सिक्का जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है उसकी परिधि की माप क्या होगी? ठीक है ना, और यहाँ दिया है द डायमीटर ऑफ कॉन इज 2 सेंटीमीटर, इट्स सरकमफेरेंस इज, सरकमफेरेंस यानी उसकी परिधि, डायमीटर उसका व्यास, और कॉइन यानी एक है क्या दिया गया है? सिक्का। ठीक है ना, वो 2 सेंटीमीटर का उसका व्यास है, तो उसकी परिधि क्या होगी? तो देखिए जो वृत्त रहता है, वृत्त में त्रिज्या और व्यास ये दो चीजें रहती हैं। तो त्रिज्या जो होती है यह व्यास की आधी होती है। व्यास कितना दिया गया है? 2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या हो जाती है 1 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यह हमारी त्रिज्या यानी आर आ जाती है। और परिधि का सूत्र क्या होता है? परिधि पूछी गई तो परिधि होती है 2πr। ठीक है ना, यह परिधि होती है 2πr। तो 2πr में r का मान 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम 2π में r की जगह यदि 1 रख देते हैं तो उत्तर आ जाता है 2π। तो परिधि कितनी हो जाती है? 2π सेंटीमीटर। ये इसका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बी वाले को पढ़िए। यहाँ पे दिया गया है कि a पर 3 की घात a क्यूब प्लस b क्यूब, b पर 3 की घात, ठीक है ना, इसका प्रसार होगा। क्या होता है? ये सूत्र दिया गया सीधा, ये कक्षा 8वीं की बुक में मिल जाएगा आपको। तो इसमें देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इसका हमें ध्यान रखना कि a क्यूब प्लस b क्यूब अलग अलग पूछा है, और सूत्र होता है हमारे पास में a प्लस b होल क्यूब का। इसका पक्षांतर करके जाते हैं तो माइनस की संख्या आ जाती है। तो यहाँ पे जो बनने वाला सूत्र होता है वह a हो जाएगा। a धन b, a वर्ग ऋण ab धन
बी वर्ग। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप जो है सही का निशान लगा लें। चलिए यहाँ देखिए प्रश्न है 83 में। इसमें है कि यदि 3x धन 4 और बटे में है कि 2 ऋण 6x बराबर ऋण 2 बटे 5, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो ये पूरा समीकरण बना हुआ बराबर में, ये बीजीय समीकरण है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। जो बटे की संख्या होती है इसका हम यहाँ 2 में गुणा कर देंगे और 5 का यहाँ इसके अंश में गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा कर लीजिए। यदि 5 का हम यहाँ 3 में गुणा करेंगे तो 5 3 कितना हो जाता है 15x। ठीक है, और 5 का 4 में करेंगे तो 20 आएंगे, धन में आ जाएगा 20। ठीक, और यहाँ आएगा बराबर। बराबर में हमें ऋण 2 का गुणा इस दोनों संख्याओं में करना है, तो ऋण 2 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाता है 2 दूनी 4, और ऋण 2 का गुणा ऋण 6 में करेंगे तो धन के आ जाएंगे 6 दूनी 12x। ठीक, इस प्रकार से अब इनका पक्षांतर कर लीजिए। यदि हम इनका पक्षांतर कर लेते हैं तो यहाँ ऋण 2 दूनी 4 ऋण का लिखना है। तो ये देखिए 15x में से क्या करना है, 12x को घटा देना है। 12x को यहाँ ऋण कर देंगे और यहाँ है ऋण के 4 और पक्षांतर में आ जाएंगे ऋण के 20। ठीक, तो ये कितने हो जाएंगे, ऋण के 24, और यहाँ घटाएंगे तो मिल जाएगा 3x बराबर ऋण के 24। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 24 बटे 3, और 3 से इसको जो है काट दीजिए। 3 एकम 3 और कितना हो जाएगा, 8 8 कितना आ जाएगा, ऋण का 8 आ जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। अतः डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें 84 में दिया गया है, कितना दिया है 11,111। 11,111 का वर्ग क्या होगा, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, संख्याओं की गिनती कर लेना है। कितने एक हैं, 1 2 3 4 5 हैं। तो 5 से शुरू होती है संख्या बढ़ते क्रम और घटते क्रम में, तो इसका सीधी ट्रक होती है ये। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा कि 5 4 3 2 1, यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर 5 4 3 2 1, ये जो है इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न 85वां दिया गया है। इसमें है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से उसकी एक जीवा तक रेखाखंड 4 सेंटीमीटर का है, तो उस जीवा की माप होगी। क्या होगी उसकी जीवा की माप, यहाँ देखिए हम एक वृत्त बनाते हैं। इस प्रकार से ये वृत्त होगा और ये वृत्त का यहाँ पे केंद्र रहेगा, और इस प्रकार से वृत्त की ये होती है, ये जीवा होती है। ठीक है, और जीवा से कह रहे हैं कि उसकी एक जीवा तक रेखाखंड 4 सेंटीमीटर केंद्र से खींचा गया है। तो इस प्रकार से केंद्र से सीधा जीवा तक इस प्रकार से खींचेंगे और ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये होती है उसकी त्रिज्या, जो कि यहाँ पे दी गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यह 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी ये त्रिज्या। ठीक है, और यहाँ देखें हम, तो ये जो चित्र बन रहा है ये त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाता है, क्योंकि इसमें जो है मैं तीसरी भुजा इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ देखें ओ से, यदि हम यहाँ माने कि ओ से हम इस बिंदु को डी मान लें और इस जीवा को ए बी मान लें। ठीक है, ये हमारी ए बी जीवा हो जाएगी। तो इस जीवा ए बी की लंबाई क्या होगी, पूछी गई कि जीवा की माप क्या होगी। तो यहाँ देखें इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दें कि ये इसका कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। ठीक है, तो ओ बी कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग यानी 5 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी 4 का वर्ग। ठीक है, धन आधार क्या है इसमें, डी बी आधार है, तो यहाँ लिख दीजिए डी बी का वर्ग, ये आ जाएगा। 5 का वर्ग होता है 25 और 4 का वर्ग होता है 16। 16 धन डी बी का वर्ग, और इसका 16 का पक्षांतर कर दें तो 25 में से 16 को क्या करेंगे, घटाएंगे पक्षांतर में, ये आ जाएगा डीबी का वर्ग। इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ 25 में से 16 घटाइए, कितना मिल जाएगा, यहाँ देखें ये मिल जाएगा 9 और ये मिल जाएगा डीबी का वर्ग, और यहाँ पे ये 9 होता है 3 का वर्ग, और यहाँ पे हम डीबी का वर्ग लिख दें तो वर्ग वर्ग कट जाएंगे, डीबी का मान आ जाएगा 3 सेंटीमीटर डीबी। अब देखिए यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर आ गया, तो यहाँ केंद्र से जब जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, ये 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 3 और 3 6 सेंटीमीटर, जो कि ए में दिया गया है। अतः हमारा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न है 86 देखो, यदि दिया है कि यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटती है,
तो उनके संगत कोण होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं या समान होते हैं। यदि इस प्रकार से दो समांतर रेखाएं और ऐसी एक रेखा काटती है तो ये जो संगत कोण बनते हैं ये बिल्कुल समान होते हैं या बराबर होते हैं। तो बी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा कि समान होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए ये दिया गया है 87वां प्रश्न। ठीक है, तो इसमें है 10.24 का वर्गमूल होगा। इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। कितने का, 10.24 का। ठीक है ना, ये दशमलव है तो दशमलव के बाद 2 अंक और दिए गए हैं तो इसका दशमलव पहले क्या कर देते हैं, हम इसको भिन्न में बदल देते हैं। ऐसा हो जाएगा 1024 और बटे में आ जाएगा कितना, 100। तो हम 100 का वर्गमूल अलग निकाल लें तो 100 का वर्गमूल तो सबको पता है कि 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। ठीक है ना, और 1024 दिए गए तो 1024 आप लिख लें। ये हमारे पास 1024 हैं और 1024 का आप इस प्रकार से वर्गमूल निकालें तो हम पहले 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छः 12। ठीक है ना, तो हम इस प्रकार लगाते जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे ये जो है इसके गुणनखंड टूट जाएंगे और हम क्या करेंगे फिर इसके बाद दो दो की जोड़ी बना लेंगे। ठीक है ना, तो इसमें ये दो, इसमें से 2 निकल आएगा, इसमें से एक 2 आ जाएगा, इसमें 2 का एक जोड़ी बन जाएगी, इस 2 की एक जोड़ी और इस 2 की एक जोड़ी। तो कितने होगा, 2 4 6 8 माने 5 निकल आया इसमें। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इनका सबका गुणा कर लेंगे। 5 बार 2 का गुणा करेंगे, 2 2 2 लिख करके हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारा इसका 32। 1024 का कितना आएगा, ये आ जाएगा 32 और बटे में है 10 तो कितना हो जाएगा, 3.2। ठीक है ना, क्योंकि दशमलव ये जो यहाँ पे शून्य है 10 से भाग देंगे तो 3.2 आएगा, तो इसमें दिया गया है बी में। अतः इसका बी वाला आंसर जो है ये सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए 88वां प्रश्न दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण होते हैं। कोई भी इस प्रकार से अपन समांतर चतुर्भुज ऐसा बना ले देते हैं तो इनके जो विपरीत कोण कहलाते हैं, इसके विपरीत ये इसके सामने वाला कोण इसके विपरीत है और इसके विपरीत ये हो जाएगा। तो इसके जो विपरीत कोण होते हैं ये कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। अतः इसका ए वाला उत्तर सही है। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न 89 दिया गया है कि यदि किसी वृत्त के अंतर्गत स्थित एक समषष्टभुज की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र पर जितना कोण आंतरित करेगी उसकी माप होगी। तो उसकी हमें माप बताना है। तो देखिए इसका सूत्र होता है कि कोण की माप बराबर क्या होता है, इसका हमें सूत्र याद रखना है कि कोण की माप बराबर क्या होता है, 360 बटे भुजाओं की संख्या बटे भुजाओं की संख्या। जितनी भुजाएं हैं भुजाओं की संख्या, तो जितनी भुजाएं होती है उनका हम 360 में क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो 360 बटे कितनी भुजाएं हैं, समषष्टभुज है, समषष्टभुज में 6 भुजाएं होंगी तो बटे में 6 आ जाएगा क्योंकि समषष्टभुज है। जब सम है तो भुजाएं बराबर बराबर होंगी। ठीक है ना, तो 6 से भाग लगा दीजिए, 6 एकम 6, 6 6 36, शून्य का शून्य, उत्तर बराबर कितना आ जाएगा, 60 अंश। तो प्रत्येक भुजा कितना कोण आंतरित करेगी, 60 अंश का कोण बनाएगी। तो बी वाला उत्तर इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 90 दिया गया है कि 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो ये होता है CI बराबर हो जाता है हमारा अमाउंट माइनस क्या करते हैं, प्रिंसिपल को घटा देते हैं जो हमारा यहाँ पे मूलधन होता है। ठीक है ना, तो हमें अमाउंट निकालना होता है तो अमाउंट का सूत्र हम यहाँ पे लगा देते हैं कि A इज इक्वल टू क्या होता है, पी प्रिंसिपल यानी 5,000 दिया गया है तो हम यहाँ सीधा 5,000 लिख देते हैं। और एक धन दर कितनी दी गई, 10, तो ये हो जाता है दर बटे यानी 10 बटे यहाँ पे आ जाएगा 100 और हमारे यहाँ टी यानी टाइम समय दिया रहता है तो यहाँ हम 2 की घात लगा देते हैं, समय की घात। तो ये हमारा सूत्र होता है, सूत्र से हम इसमें मान रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये आ जाएगा कितना, ये सीधा 5,000 आएगा और यहाँ पे हम शून्य शून्य काट देते हैं तो यहाँ 10 और 1 11, 11 बटे 10 आ जाएगा। 11 बटे 10 जो है इस पे 2 की घात है तो 11 बटे 10 हम यहाँ 2 बार लिख देंगे, इस प्रकार से 11 बटे 10। ठीक है, और ये शून्य शून्य नीचे के 2 कट जाएंगे, ऊपर के भी हम 2 शून्य काट देंगे और बाकी संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो 11 11 121, 121 में 50 का गुणा और कर देंगे। 121 में आप 50 का गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, तो शून्य का शून्य हो जाएगा और 5 एकम 5, 5 दूनी
10 का शून्य हासिल आएगी 1, 5 और 1 6, ये आ जाएगा 6050। ये हमारा क्या आ जाएगा अमाउंट, ठीक है ना। तो हम इस अमाउंट को अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे, यानी 5000 को घटा देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6050 में से आपको क्या करना है, 5000 घटा देना है। तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 1050। ये आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज 1050 रुपये। किस में दिया गया है, बी में। ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 91 दिया है कि एक व्यापारी अपने सामानों की कीमत खरीद की कीमत से 25% बढ़ाकर अंकित करता है। जितने में उसने सामान खरीदा है उसको 25% बढ़ा करके लिख देता है, तथा अंकित मूल्य पर वह 12.5% की छूट देता है। यदि वह एक सामान 875 रुपये में बेचता है तो सामान के खरीद की कीमत क्या है, कि सामान कितने में खरीदा है, ये हमें निकालना है। तो हम मान लेंगे कि माना सामान 100 रुपये में खरीदा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ वो इस पर 25% बढ़ा करके लिखता है, x पर 25%। तो हम लिखेंगे कि x का 25% कितना होगा, x गुणित 25/100। और इसको हम काट देंगे कि 25 एकम 25 और 25 चौके 100, कितना आ जाएगा x/4, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, x/4 किसमें, x में। हमारी कीमत x थी तो x में x/4 और जोड़ देता है, ठीक है ना, जो कीमत थी। तो इसमें हम क्या करेंगे, x को और जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 4 और 1 5, 5x/4। ये उस क्या करता है, उस पर अंकित कर देता है, ये उसका अंकित मूल हो जाता है। अब इस अंकित मूल पर क्या करता है, वह 12.5% की छूट देता है, ठीक है ना। तो इसमें से हम इसको गुणा करके घटा देंगे कि इसका 12.5% क्या होगा। तो यहाँ निकाल लीजिए कि 5x/4 का 12.5% यानी 12.5/100, ये आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, ठीक है ना, एक शून्य और बढ़ा लीजिए, दशमलव खत्म कर लीजिए, तो आ जाएंगे 125, ठीक है। और 125 को 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 पंचे 125 और यहाँ आ जाएगा 25 चौके 100, यहाँ शून्य, ठीक है ना। और 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, कितना आ जाएगा 5x/32, ठीक है ना। इतनी कीमत क्या करता है, वो घटा करके देता है, तो उसका मूल्य 875 रुपये हो जाता है। ये किस में से घटाता है, जो उसका अंकित मूल्य था 5x/4 में से। तो यहाँ घटा लीजिए 5x/4 में से ये 5x/32 को घटाता है, तो उसका मूल्य क्या हो जाता है 875 रुपये, सॉरी 875, ठीक है ना। ये अब इसको हल कर दीजिए, तो ये देखिए भिन्न है, तो यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं हम। यहाँ पे 32 लघुत्तम आ जाएगा, 4 अट्ठे 32, 8 पंचे यहाँ पे हो जाएगा 40x और यहाँ पे हो जाएगा 5x, ठीक है। 40 में से 5x घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 35x, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 35x/32 और बराबर में हो जाएगा 875। तो ये आ जाएगा x बराबर 875 गुणित 32 और बटे में आ जाएंगे 35, और इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ काटे हम 5 से 5 सत्ते 35 और 5 से इसको काट लें तो 5 एकम 5 बचेंगी 3, 5 सत्ते 35 बचेंगी 2, 5 25। अब इसको 7 से फिर से काट लें, 7 एकम 7 आ जाएगा और 7 दूनी 14 बचेंगी 3, 35 7 है हो जाएंगी 35, 7 पंचे 35, 25, 32 में 25 का गुणा कर लें, 32 गुणित 25, ठीक है। तो 25 दूनी 50, यहाँ से लाएंगी 5, 25 3 75 और 5 80, ठीक है। कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 800 रुपया। जो हमारा यहाँ पूछा गया था सामान की खरीद की कीमत क्या है, मैंने x मानी थी, x बराबर आ गया 800 रुपया, तो उत्तर होगा 800 रुपया, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न 92वां देखिए, दिया है कि आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पे चतुर्भुज दिया गया है, तो चतुर्भुज में ये देखिए 3 कोण दिए गए हैं, एक कोण पूछा गया है और इसका नाम है x अंश, ठीक है ना। तो हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, तो तीनों को जोड़ देंगे और 360 में से घटा देंगे, तो तीनों को जोड़ लीजिए। कितना कितना जोड़ना है हमें, 50, 120 और 130, कितना हो जाएगा 0,
5 5 10 और ये 300 हो जाएगा, जो कि हमें 300 को 360 में से क्या करना, घटा देना है। तो 300 घटा दीजिए तो उत्तर आ जाता है 60 अंश। तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ 93वां प्रश्न देखें, अंकित मूल पर दी गई छूट को क्या कहते हैं। जो अंकित मूल होता है उस पर दी गई छूट को बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, बट्टा। तो यहाँ बी वाला ऑप्शन इसका ये सही है। ठीक। यहाँ देखिए 94वां प्रश्न दिया गया है कि a पर 4 की घात गुणित a पर 3 की घात का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आधार समान होते हैं, गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो a पर 4 और धन 3 की घात आ जाएगी, तो a पर हो जाएगी 7 की घात, जो कि हमारे बी वाला ऑप्शन में दी गई है। ठीक है, ये सही होगा। 95 में दिया है कि 1331 का घनमूल निकालिए। तो हम क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालने के लिए हम इसमें गुणनखंड विधि से सबसे पहले इसके हम इस प्रकार से गुणनखंड कर लेंगे। तो देखें यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 की यहाँ पे विभाज्यता नहीं दी गई है, 5 का नहीं जाएगा, और देखें तो 7 का नहीं जाएगा, सीधा 11 का जाएगा। 11 से भाग दे दीजिए, यहाँ पे 11 एकम 11, कितनी बच जाएंगी, 2। ठीक है ना। और यहाँ पे 11 दूनी 22 बचेगी 1, 11 एकम 11, फिर से 11 का भाग देंगे तो 11 11 121, और फिर दे देंगे 11 का, तो 11 एकम 11। तो इसका घनमूल निकालना है, 3 की एक जोड़ी बना देना है। तो 3 की एक जोड़ी में से पाएंगे 11, तो उत्तर हो जाएगा 11, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ये बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक। यहाँ पे देखिए प्रश्न है 96 दिया गया है। इसमें है कि जब बैंक में निश्चित समयावधि के लिए पैसा जमा किया जाता है तब इसे कहा जाता है। तो जो निश्चित समयावधि के लिए पैसा जमा करते हैं उसको सावधि जमा खाता बोलते हैं। ये सी में दिया गया है। ठीक है, यह सावधि जमा खाता। ठीक है। 97वां प्रश्न देखें तो इसमें दिया कि 7x का वर्ग धन 48xy ऋण 7y का वर्ग का गुणनखंड क्या होगा। तो इसको जो है थोड़े गौर से देखिए, यहाँ पे दिया गया है। तो हम इसमें करते क्या हैं कि बाहर की संख्याओं का गुणा कर लेते हैं, 7 सत्ते 49 हो जाता है। कितना हो जाता है ये, 49। ठीक है। तो 49 के हमें ऐसे गुणनखंड करना है कि हम यदि इनको जोड़ें या घटाएं तो हमारा 48 आ जाए, और गुणा करें तो 49 आ जाए। तो कितना हो जाता है ये, 49 में से हम क्या करते हैं, एक को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 49 और ऋण 1 क्या हो जाएगा, यदि हम घटाते हैं तो 48 मिलेगा, और 1 और 49 का गुणा करेंगे तो 49 मिल जाएगा। तो यह वर्गमूल इस प्रकार से टूट जाता है। तो हम इसको ऐसा तोड़ करके लिखेंगे। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 7x वर्ग, और यहाँ लिख देंगे धन के 49x बाय ऋण 1x बाय, यानी x बाय होगा, और यहाँ आ जाएगा हमारा 7y का वर्ग। ठीक है ना। अब इनमें से दो में से क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें 7x इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा हमें x धन 7y, और यहाँ से ऋण अकेला y बस कॉमन लेना है। तो y कॉमन लेने पर यहाँ पर बच जाएगा x धन, यहाँ पे देखिए 7y है तो एक y बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे 7y आ जाएंगे। ठीक है। ये 7y x धन 7y जब हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारी जो संख्या बच जाएगी वो आ जाएगी x धन 7y। जब बाहर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 7x ऋण y, 7x ऋण y। और किस ऑप्शन में दिया गया है ये दिया गया है ए वाले ऑप्शन में, आता है ए वाला उत्तर इसका सही है। ठीक। यहाँ देखिए प्रश्न 98 दिया है कि नीचे दिए गए आयत में x का मान बताइए। ये जो आयत दिया गया है, आयत में हम देखते हैं कि इसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं और समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना। तो ये समद्विभाजन यहाँ पे हो रहा है, ये बराबर बराबर भाग दिए, यानी 4x 40 के बराबर है। तो हम यहाँ लिख दें कि 4x 40 के बराबर है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40/4, 4 से इसको काट देंगे, 4 धाम 40। तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, जो कि पूछा गया कि x का मान क्या होगा, ए में दिया गया है कि 10 होगा। ठीक, चलिए आगे देखें। यहाँ देखिए अब यह दिया गया है 99वां प्रश्न। इसमें है कि 2401 पर 1/4 की घात लगी है, और गुणित में है 81 पर 1/4 की घात है। तो यह घातांक दिया गया है। इस घातांक को देखें तो घातें 1/4 1/4 की हैं, यानी हमें इनके गुणनखंड इस प्रकार से तोड़ना है कि इन पे जो है 1/4 की घात कट जाए। तो किस प्रकार से तोड़ेंगे, यहाँ देखिए जैसे मान लो 81 दिए गए हैं, तो 81 के यदि हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो यहाँ देखें 3 का भाग देंगे इसमें। ठीक है ना। 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 का भाग दे देंगे, 3 नाम 27, और यहाँ पे आ जाएगा 3 तिरका 9 आ जाएंगे, और 3 एकम 3। ठीक है ना। तो 4 3 आ जाएंगे, यानी 3 पर कितने की घात आ जाएगी, 4 की घात। ठीक है, ये तोड़ दीजिए। इसी प्रकार से इसको 2401 लिखे हुए हैं ये, तो इनको भी हम तोड़ें 2401 को, तो इनके गुणनखंड यहाँ तोड़ लेते हैं। देखिए तो सीधे इसमें 2 का 3 का 5
इसमें जाएगा 7 का भाग, तो 7 का दे देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 7 3 21, एक यहाँ कितनी बच जाएंगी 3, हो जाएंगे 30, ठीक है ना। तो 7 चौके 28 बचेंगी 2, 21 बन जाएंगे, 7 3 21, फिर 7 का भाग चला जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा 7 चौके 28 से बचेंगी 6, 7 नाम 63, फिर 7 का दे दीजिए, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। यहाँ पर भी 7 पर 1/4 यानी 4 की घात आ जाएगी, 7 पर 4 की घात, इन दोनों का गुणा है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ देखें हम कि 7 पर 1/4 की घात का यदि गुणा करते हैं तो 4 4 कट जाएंगे, उत्तर बराबर आ जाएगा 7। इसी प्रकार से इसमें भी 1/4 की घात का ये 1/4 ये गुणा करेंगे तो ये 4 4 कट जाएंगे, उत्तर आ जाएगा 3, यानी 7 और 3 का गुणा ही इसका उत्तर होगा। तो 7 3 21 किसमें दिया गया है, बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखें 100वां प्रश्न दिया गया है कि एक त्रिभुज के कोण 2:4:3 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या होगा। तो यदि हम ऐसा मानते हैं कि ये जो अनुपात में कोण दिए गए हैं, यदि इन कोणों को हम मान लें कि मान लीजिए ये कोण x है, दूसरा कोण 4x है, तीसरा कोण 3x है, ठीक है ना। तो सबसे छोटा कोण क्या होगा, ये 2x होगा, ठीक है ना। तो त्रिभुज के ये तीनों कोण आ गए। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इन सभी को आप जोड़ लें, कितना हो जाएगा, इन सभी का योग 4 और 3 7 और 2 9, 9x बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश, ठीक है। अब 180 तो x बराबर क्या आ जाएगा 180/9, 9 से काट दें, 9 दूनी 18, 20 आ जाएगा। x बराबर कितना मिला 20, तो सबसे छोटा कोण क्या था 2, यानी 2x, तो 2 में किसका गुणा करेंगे, x बराबर आया है 20, तो 20 का गुणा कर देंगे, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। ये बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। तो आज इतना ही। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये जो प्रश्न दिए गए थे 81 से 20 तक सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको यदि कहीं पर भी यदि दिक्कत हुई हो तो आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा, कमेंट्स करके पूछिए, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। और प्रत्येक वीडियो को लाइक करते जाइए यदि आप आगे इसी प्रकार के प्रश्न चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।